गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने कृतिका का लेसन माता का आंचल पढ़ा था। अभी सेकंड लेसन पढ़ते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। प्रस्तुत कहानी में उस समय की भारतीय सरकार की मानसिकता व्यक्त की गई है। जो वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता परतंत्रता की बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार यह व्यंग्य प्रधान कहानी है। आइए पढ़ते हैं यह कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेगी, इसे लेकर दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी, वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नजर आती थी कि रानी ने हल्के रंग का एक सुंदर सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गई। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। काया पलट होना यानी परिवर्तन होना। इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की लाट की नाक यकायक गायब हो गई थी। हथियारबंद पहरेदार गश्त लगाते रहे और लाट की नाक चली गई। लाट यानी मूर्ति। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी, वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो, यह कैसे हो सकता है। चिंता बढ़ी। मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि यह नाक नहीं है तो हमारी नाक नहीं रह पाएगी। मीटिंग में हुए निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में आंसू आ गए। इतने में ही मूर्तिकार को एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हामी भरी कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा इस लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। यह सुन सब हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा। हुक्काम यानी अधिकारी, और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातत्व की फाइलें देखकर बताओ कि यह लाट कब, कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी, पर कुछ पता नहीं चला। फिर हुक्कामों की सभा हुई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। मूर्तिकार को बुलाया। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी की जान में जान आई। सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। यह मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकला। कुछ दिन बाद हताश लौटा। पत्थर नहीं मिला। उसने सिर लटकाकर खबर दी कि हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति तैश में आ गए। तैश में यानी क्रोधित हो गए और बोले, लानत है आपकी अक्ल पर।
विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति ने फटकार लगाई। तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने के लिए इस शर्त पर कहा कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए। मूर्तिकार ने सलाह दी, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठ जाए उस पत्थर को ढूंढना पड़ेगा। और इस तरह मूर्तिकार की बात पर सभी अधिकारी सहमत हो गए और अब मूर्तिकार उसकी इजाज़त लेकर चल पड़ा। मूर्तिकार ने सलाह दी थी कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है जिसकी नाट इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। यह सुन कुछ खुशी लौटने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। मूर्तिकार देश के दौरे पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति की नाक टटोलने लगा, नापने लगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहाँ गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय सबकी नाकों की नाप ली। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहां तहां मैसूर, केरल का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देखाया और सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाकें बड़ी निकली। मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे हुक्काम हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है। बताइए अब मैं क्या करूं। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलकर नहला रोगन कर तैयार कर दी गई थी। सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े हुक्कामों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस नई सलाह को सुन सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी कर मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबार में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर ताज़ा पानी डाला गया, जिससे जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लगाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। उसे मदद यह कहते हुए दे दी कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती।
जिस दिन जॉर्ज पंचम के बुत यानी मूर्ति पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अर्थात इतनी तैयारी हमारे अधिकारियों ने की, यहाँ तक कि जिंदा व्यक्ति की नाक भी लगाने के लिए वे तैयार हो गए और लगा दी गई। लेकिन अंत में हुआ ये कि रानी वहाँ पर आई ही नहीं, और इस तरह एक मासूम बेचारा व्यक्ति जो है उसकी नाक वहाँ पर लगा दी गई। तो इस तरह हमारा सरकारी तंत्र इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे कोई भी चीज़ों का कोई होश नहीं होता। यानी कोई भी सरकारी काम होते हैं तो वे सारी तैयारी में जुट जाते हैं, अन्यथा कामकाज के प्रति उनकी उदासीनता नज़र आती है। इस तरह यह लेसन यही कंप्लीट होता है। यह पाठ का सार था, लेकिन आपको पूरी बुक से यह लेसन रीडिंग करनी है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, तो इसे ज़रूर पढ़िए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।